यानी जो भारत के लोग हैं, जो समता में, समानता में प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उन लोगों का संघ। और जो असमानता में, विषमता में विश्वास करते हैं, उनका यहां कोई काम नहीं, उनका इससे कोई लेन देन नहीं, उनका जिक्र भी नहीं। ये जो समण लोग हैं, ये बहुत पुराने लोग हैं, बुद्ध से भी पुराने लोग, भारत के ओरिजिनल लोग, तब के लोग हैं जब यहाँ समण शब्द की आवश्यकता भी नहीं थी और समण शब्द भी नहीं था। हमारी जो सभ्यताएं चलती थी वो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक सभ्यताएं चलती थी, प्राकृतिक सभ्यताएं। और जो जो लोग जिस जिस अपने गोत्र से, अपने कबीले से, अपने उस जगह के क्षेत्र से जाने जाते थे, वो सभ्यताएं उनकी चलती थी। जैसे नाग लोग जो थे, नाग लोगों की या नागिनों की, नागिन माने महिला और नाग माने नर, तो वो जो नाग लोग थे जिनका टोटम हत्ती यानी हाथी था, उनकी सभ्यता बहुत पुरानी रही है और वो अकेले हुआ करते थे। पर जब यहाँ से बाहर के लोग यहाँ आए अपना खाना पानी ढूंढने, गर्म मौसम, जलवायु, झरना ढूंढने, तब यहाँ के लोगों ने उनको वम कहा। वम मतलब विपरीत, वम मतलब उल्टा, वम मतलब जो यहाँ के लोगों से अलग तरह का व्यवहार, अलग तरह का कल्चर, अलग तरह का सोचना, खाना पीना, पहनना, बोलना चालना, रंग रूप रखता था। और फिर अपने आप को कहा सम लोग, यानी बराबरता में, सम्मा सम में, बराबरी में यकीन करने वाले, उसका अभ्यास करने वाले, उसके जानकार लोग। और यहाँ के लोगों का जो समण संघ है, उसके सारे चिन्ह हमें जो मैगस्थनीज की किताब है इंडिका, उसमें मिलते हैं। 7 प्रकार के समण, जो महावीर जैन और बुद्ध का जो साहित्य है, त्रिपिटक और आगम, उनमें हमें मिलता है समण का जिक्र। और जितने भी बुद्ध से पहले की चर्या है उसमें समण संघ के चिन्ह मिलते हैं, जिसमें उसके नियम हैं। और उन्हीं को देख के बुद्ध ने बाद में और मॉडिफाई करके भिक्खु में, भिक्खु संघ में नियम बनाए। समण के 2 मतलब बाद में प्रचलित हुए। समण माने शांत, यानी जो भिक्खु और भिक्खुणी होते थे वो शांत रहते थे, वो समण थे। और समण का मतलब समण, समता में, सम्मा सम में रहने वाले, प्रैक्टिस करने वाले लोग। यानी जो शांत लोग हैं वो भी समण हैं, और जो समानता में यकीन करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी समण है। तो ये उन्हीं लोगों का संघ है और उनकी तादाद भारत में बहुत ज्यादा है। यानी जो वम नहीं है, जो वमन नहीं है, वो समण है। एक छोटी सी इसकी जानकारी रहती है, सिर्फ ये पूछना होता है कि आप वमन हैं। अगर वमन नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली समण है। 2 ही प्रकार के लोग यहाँ रहे हैं। जो समण लोग हैं और इनका जो साहित्य है वो इतना विशाल, इतना बड़ा और इतना घना है कि वो हमारे कण कण में बसा हुआ है। सम से बने हुए शब्द ही हजारों हैं, हजारों प्रकार के। जो सम, जिनमें सम पहले आता है या बीच में आता है या बाद में आता है, या समी आता है या समूह आता है या समा आता है, ऐसे शब्द हजारों हैं। बहुत विशाल सभ्यता। पुराने समय में तो इसको सभ्यता नहीं बोलते थे, पुराने समय में बोलते थे नागरिकता, यानी जिसमें नाग लोग रहते थे। नाग शब्द से ही नागरिकता शब्द पड़ा है। नाग लोग जहां रहते थे उस शहर को नागरिकता बोला करते थे। तो ऐसे नगर, ऐसे निगम, ऐसी नागरिकता, ऐसे नागर, कि जितने भी लोग हैं, नागर माने होता था नागरिक, नागरिक। आज हम नागरिक बोलते हैं, उस समय नागर बोला करते थे। तो नागर। और ऐसे हजारों शहर बिखरे पड़े हैं, जिसमें नागालैंड है, अनंतनाग है, नागपुर है, नागलोई है, नंगला है, नागा है, नागौर है। ऐसे हजारों शब्द बिखरे पड़े हैं। और बाद में जिन लोगों को, हमारे शब्द बदले जिन लोगों ने, और जिन लोगों को हमसे परेशानी थी, और जो लोग हमको अपने लिए जहरीला मानते थे, जो काला नाग मानते थे, काला सांप मानते थे, उन्होंने सांप का नाम नाग कर दिया और हमको वो जहरीला कहने लगे, विषधर कहने लगे। और हम उनके लिए नाग से सप बन गए। सप माने जो सरकता है, यानी सांप बन गए।
और सपीणी बन गए। तो हम नाग यानी हाथी से जो हमारा टोटम था वो सांप में बदल गया, और बाद के समय हमारी जो प्रैक्टिस है वो सांप से ही होने लगी। यानी जिसके गले में सांप है, जिसकी बाहों में सांप है, जिसके सर के ऊपर सांप है, वो सारे सारे सांप वाले लोग नागवंशी लोग हो गए। भगवान बुद्ध के भी सर के ऊपर स्टैचू में कहीं 5 फन का नाग, कहीं 7 फन का नाग। 5 माने पंचशील वाला, 7 वाले का नहीं पता कि 7 क्यों बनाते हैं, क्योंकि 7 का कोई आंकड़ा पूरे त्रिपिटक में है नहीं। तो 5 सील वाला जो 7 है उनके वाला ऐसा नाग बनाते हैं। और नागों की कहानियां बहुत मिलती हैं, और खासतौर से जो कढ़े नाग है यानी काला नाग है, कढ़े नाग काला नाग ज्यादा विषधर माना जाता है। कारण क्या है कि हम अधिकतर लोग काले रहे हैं, और काले लोगों की वजह से हम काले नाग रहे हैं। बाद में हमको काला और जहरीला नाग करके बोला गया, और आज भी हमको काले ही चिन्ह हमारे मिलते हैं। काले कपड़े होते हैं, काला धागा होता है, काली हमारे सारे काम होते हैं, और हमारी चमड़ी भी काली या सांवली होती है। तो ये सारा का सारा जो समणों का इतिहास है बहुत विशाल है, सभ्यता बहुत विशाल है। और सभ्यता को पाली में नागरिकता कहते हैं, यानी कि हम यहाँ के नागरिक हैं और हम नाग लोग हैं, इसलिए यहाँ के नागरिक और नागरिकता हमारे जन्मजात हमारा सिद्ध अधिकार करती है। पर इतनी बड़ी सभ्यता और इतने बड़े नाग राजा, 12 तो अनंत नाग और वासुकी नाग जैसे 12 तो नाग राजा हुए हैं जो मिलते हैं साहित्यों में, और नाग वंशावली बहुत बड़ी है। तो आखिर इतने बड़े राजा महाराजा, इतनी बड़ी सभ्यता, इतने बड़े नाग लोग, इतने बड़े समण लोग, ये यहाँ की स्थिति में कैसे आए और कैसे पहुंचे, और आज की स्थिति इनकी क्यों खराब है और क्यों ठीक नहीं होती है, इसके बारे में बाबा साहब ने बड़े विस्तार से बताया है। जो पढ़ सकते हैं पढ़ें। और उस विस्तार में ये भी बताया है कि हमारा जो डिफरेंस है, हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या जो विरुद्ध हमारे लोग काम करते हैं, जो हमारे विरुद्ध आइडियोलॉजी विचारधारा है, उसको वमन यानी ब्राह्मण बोलते हैं, और हम श्रमण यानी समण लोग हैं। बाबा साहब ने बताया है और सभी लोग बताते हैं कि यहाँ 2 प्रकार की आइडियोलॉजी चलती है, पर सभ्यता एक ही है। क्योंकि बाहर से आए लोगों की कोई सभ्यता, कोई नागरिकता नहीं होती है, ना उनकी कोई नागरिकता है ना सभ्यता है, वो हमारी ही है। और सभ्यता और नागरिकता के हम मालिक रहे हैं। वो अलग बात है कि आज के समय उन्होंने हमारे फेस्टिवल, हमारे कल्चर, हमारे खेत, हमारे खलियान, पहनना ओढ़ना बिछाना वो मिक्स कर दिए, अपने छाप लगा दी, वो अलग बात है। वो देर सवेर कहीं ना कहीं जागरूकता के आधार पे वापस आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब सारी जानकारी ली और बुद्ध की सारी जानकारी उन्होंने सीखी और महापुरुषों की सारी जानकारी सीखी, तो उन्होंने ये पाया कि सारे महापुरुष और बुद्ध से पहले के लोग और स्वयं बाबा साहब भी जिस सभ्यता के, जिस नागरिकता के वाहक हैं, उसको समण बोलते हैं। यानी कि हम समण हैं। श्रमण करके इस्तेमाल किया उन्होंने, वो उन्होंने संस्कृत वर्ड लिया है, पर समण करके पाली के अंदर हम समण संस्कृति के मालिक रहे हैं, समण सभ्यता के, समण नागरिकता के मालिक रहे हैं, और सारे के सारे हम समण हैं। तो ये जानकारी आने के बाद भी हम लोगों का उद्धार नहीं हुआ, और जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको अधिकार लेके आए थे, वो अधिकार हमारी आंखों के सामने से ही जाने लगे। हम देख रहे हैं कि जा रहे हैं, और रोज जा रहे हैं। कोई ना कोई अधिकार रोज जा रहा है, रोज जाता है, रोज, और बड़े तरीके से जाता है। हमारे ही लोगों को चर्चा में उलझा दिया जाता है और अधिकार हाथ से निकल जाता है। पर हम इसको बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? इस बचाने की या ना बचाने की जो कुंजी है, वो आज संविधान का दिन है, संविधान में निहित है, संविधान में बताया गया है। क्योंकि आज वकीलों का दिन है, आज जो संविधान के पंडित हैं, संविधान के जानकार हैं, संविधान के ज्ञानी हैं, संविधान के यानी हैं, संविधान के जानकार हैं, नॉलेजेबल आदमी हैं, मास्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं संविधान के, आज उनका दिन है। तो संविधान में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट करके लिखी हुई। और हमारे जितने भी संवैधानिक लोग हैं, खासतौर से जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, या जो वकील हैं, या जो इस संबंधित संविधान से संबंधित काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जानते हैं कि संविधान में क्या लिखा है क्या नहीं। पर आधी प्रैक्टिस करते हैं, आधी नहीं करते। आधी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? संविधान का सीधा सा मतलब होता है सम, विधा और न्याय। संविधान या संविधान यानी सम माने समता, जिससे समण शब्द बना हुआ है, और विधा माने हो गई जानकारी, विशेष धारण। विधा का मतलब होता है विशेष धारण, और रे लगा दे बाद में या ने लगा दे तो वो नाउन बन जाता है। यानी कि ऐसे सिद्धांत जो समता के आधार पर धारण करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं या हैं, और उसी को संविधान बोलते हैं। और जो सम पे ना आधारित हो
उसको विषम विधान बोलते हैं, यानी जो विषमता पे या असमानता पे आधारित हो तो असंविधान या विषम विधान करके बोला जाता है। तो संविधान बेसिकली भारत के पुराने लोग जो समण हैं उनकी मूलभूत किताब है, उनका मूलभूत ग्रंथ है। जितने भी समण लोगों ने सिद्धांत बनाए, जितने विनय बनाए, जितने नियम बनाए, जो भी चीज उन्होंने बनाई, सारी की सारी वो बुद्ध ने विनय पिटक में डाली, त्रिपिटक में डाली, और वहां से उठा के बाबा साहब ने संविधान में डाली। और दुनिया में यही संविधान चलता है, यही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। कोई भी दुनिया का आदमी अगर समता पे आधारित बनाएगा तो यही लिखेगा जो बाबा साहब ने लिखा, जो बुद्ध ने लिखा, जो महापुरुषों ने लिखा। इससे आगे कुछ लिख नहीं सकता, क्योंकि जब सबको बराबर के राइट देने हैं और नीयत अच्छी और साफ है तो लिखा एक ही जाएगा। ऐसा ही बुद्ध ने बताया था कि कोई भी अगर व्यक्ति जो भी बुद्ध बनेगा और वो कुछ बताएगा तो वही बताएगा जो धम्मों में मैंने बताया है, इससे अलग बता ही नहीं सकता। और ये इसलिए क्योंकि सबने नेचुरल बताया है, कोई आर्टिफिशियल नहीं बताया है। तो नेचुरल चीजें बदलती नहीं है। पानी का स्वभाव नेचुरल है तो बदलेगा नहीं, चाहे आप उसे गर्म करें चाहे ठंडा करें, पर स्वभाव नहीं बदलेगा, उसका रूप बदल सकता है। इसलिए जो नियम है उनके रूप बदल सकते हैं पर उनका स्वभाव, जो उनका सार है, वो नहीं बदलता। चाहे हम इंग्लिश में लिखें, चाहे उर्दू में लिखें, चाहे अरबी में लिखें, चाहे फारसी में लिखें, चाहे इस देश में लिखें या उस देश में लिखें, पर जो समता के सिद्धांत हैं वो पूरी दुनिया में एक से ही रहेंगे, वो बदले नहीं जा सकते। तो कैसे हमारे जो लॉयर्स हैं, हमारे जो वकील हैं, हमारे जो संविधान ज्ञाता हैं, संविधानविद हैं, वो कैसे आधे नियम मानते हैं और कैसे नहीं मानते। जब उनको कोर्ट में केस जीतना होता है तो अपने दाएं बाएं दो चार वकील साथ रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्या जरूरत पड़ी है? जब एक ही वकील ने वहां बोलना है और बाकी वकील तैयारी करके दे देते हैं कागज, और कागज कोई असिस्टेंट भी पकड़ा सकता है, जो असिस्टेंट लड़का एक सस्ता सा लखा हो, कोई वकील रखने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी जैसे जैसे केस भारी आता है या बड़ा केस आता है, और जब बहुत कोई बड़ा केस हो जाता है तो उसमें तो पूरी पूरी भीड़, पूरा पूरा जो कमरा है जज का भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि वो संघ बनाते हैं उस समय, वो इकट्ठे होके जज पे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं, दबाव डालते हैं। हम इतने सारे लोग हैं और जो एक व्यक्ति बोल रहा है वही सबकी आवाज है, बाकी चुप रहते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। तो जज को लगता है कि भाई ये सब इकट्ठे होके आए हैं और ये इनकी आवाज है, तो दूसरा पक्ष देखता है कितना है। अगर दूसरा पक्ष भी इतने सारे वकील लेके आया है तो टक्कर बराबर की है, और अगर दूसरा पक्ष अकेला ही है, दो चार है, तो उसकी कई बार जो सही बात है उसे भी जज दबाव में टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। तो इसलिए दबाव बनाते हैं, वरना तो कहीं लॉजिक नहीं है कि जब एक ही आदमी को आर्गुमेंट करने हैं, एक ही आदमी को अपनी बात रखनी है, तो इतने सारे आदमी क्यों लेके आए। फिर ये जितने भी वकील हैं ये सब अपने अपने वहां बार बनाते हैं, यानी कि संघ बनाते हैं। और पूरे देश में जितने भी बार एसोसिएशन होती हैं, तो जब न्याय पे आधारित आप काम करते हो और जब आपको न्याय के आप ज्ञाता हो और जब न्याय के मंदिर में आपकी रोजी रोटी है और जज और वकील से आपका पूरे दिन का नाता है, रिश्ता है, और उसी कोर्ट में रहना है, तो संगठन किस लिए? तो संघ किस लिए? क्यों बनाते हो भाई? क्योंकि वकील जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई संविधान अलग बात है, कोर्ट कचहरी अलग बात है, पर अधिकार सारे कोर्ट कचहरी से नहीं मिलते। अधिकार सारे के सारे जो हमने किताबें पढ़ी हैं उससे नहीं बनते। अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बहुमत का होना, संघ का होना आवश्यक है। कितनी मजेदार बात है कि कानून से ऊपर वो संघ को मानते हैं, इसलिए वो इकट्ठे रहते हैं। कानून से ऊपर भी वो ये जानते हैं कि हम कानून के ज्ञाता हैं, और जो जज हैं वो भी कानून के ज्ञाता हैं, और कानून से बात होगी। फिर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव और फिजिकल प्रभाव के लिए वो कोर्टों में बार बनाते हैं और बार की हड़ताल भी करते हैं। अगर उनके किसी वकील के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो सारे सारे हड़ताल पे चले जाते हैं, या किसी वकील को कोई कुछ कहते तो सारे वकील बंदरों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां वो कानून की दुहाई नहीं देते, वहां वो ये नहीं कहते कि नहीं कोर्ट में फैसला होगा, नहीं ऐसा होगा। कानून के जानकार कर सकते हैं, पर वो संख्या बल का इस्तेमाल करते हैं, संघ का इस्तेमाल करते हैं, और संघों को आगे रखते हैं और संघों को छोड़ते नहीं। हर साल चुनाव होते हैं, संघ बना लेते हैं। इसका मतलब वो जानते हैं कि संघ में शक्ति है, संघ में शक्ति होती है। पर जब संविधान की बात आती है, जब संविधान बचाने की बात आती है, जब कम्युनिटी को बचाने की बात आती है, जब समलों को बचाने की बात आती है, तो इस नियम को भूल जाते हैं। फिर वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग संगठनों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग धड़ों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग लोगों को सपोर्ट करते हैं।
अलग अलग तरह की मान्यताएं मानते हैं, अलग अलग तरह का धर्म मानते हैं, अलग अलग तरह की बात करते हैं, फिर वो एक साथ नहीं आते। इसका मतलब उन्होंने संविधान को पढ़ा नहीं, संविधान को जाना नहीं, सिर्फ संविधान का इस्तेमाल वो रोजी रोटी के लिए करते हैं, अपने बचाव के लिए करते हैं। वो अपने पूरे समुदाय या पूरे सवर्णों के बचाव के लिए काम नहीं करते। और ये कितनी मजेदार बात है कि जब सारे ही नहीं बचेंगे तो वही कहां बचेंगे। ये भी बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मुझसे काम लेना है, अगर मेरी सेवाएं लेनी है, अगर मुझसे कोई नियम प्राप्त करना है, अगर कोई नियम मुझसे बनवाना है, अगर पुराना नियम मुझसे इंप्लीमेंट कराना है, पुराने नियम का लाभ लेना है, या कोई नियम खराब है वो हटवाना है, तो आपको बहुमत में आना पड़ेगा। जो बहुमत जिसके पास होता है मैं उसकी बात मानता हूं, ये संविधान में साफ लिखा हुआ है। ये बात हर उस बंदे को पता है जो संविधान को पढ़ता है, जो एलएलएम करता है, जो एलएलबी करता है, जो कानून के दायरे में करता है, और जो साधारण आदमी है उसको भी पता है। पर फिर भी वो अभ्यास नहीं करते, इसका प्रैक्टिस करते। और सबसे ज्यादा झगड़ा जो है वो वकीलों में लगा रहता है। एक शहर के अंदर चार चार एसोसिएशन है, अलग अलग शहरों में तीन तीन चार चार एसोसिएशन है, सबने नेतागिरी के पट्टे लगाए लगाए हुए हैं, सब अलग अलग स्वयं समूह बने हुए नेता बन रहे हैं। पर उनको ये समझ में नहीं आता कि जब संविधान नहीं था तो यहाँ कई सौ रियासतें थी, और वो रियासतों बिल्कुल ऐसे थी जैसे हमारे आज के समय छोटे छोटे टुकड़े हैं, और वो रियासतें सब अलग अलग काम करती थी। और उन रियासतों के कारण ही मुगल भी राज कर गए, और उन रियासतों के कारण ही अंग्रेज भी राज कर गए, क्योंकि वो रियासतें अलग अलग थी। और वो अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ने की बजाय खुद ही लड़ती थी आपस में, और खुद ही एक दूसरे को मार काट करते थे। उनकी तनातनी बहुत रहती थी, तो उनकी तनातनी का फायदा मुगलों ने भी उठाया और अंग्रेजों ने भी उठाया। पर कोई भी व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि हम इसलिए गुलाम बने क्योंकि हम रियासतों में टूटे पड़े थे। तो रियासतों को इकट्ठा करने का काम करने की कोशिश हुई होगी, जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे पहले, स्वतंत्र होने से पहले, पर वो कामयाब नहीं हो पाई। जब तक सांघिक ढांचा नहीं बना, जब तक भारत गणराज्य नहीं बना, जब तक भारत एक नहीं बना, जब तक इसका एक कानून नहीं बन गया, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको भारत गणराज्य संघ संघ यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं कहा, जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसको बोल दिया, तो फिर जो अलग अलग गुट हैं, अलग अलग जो रियासतें हैं, उनका कोई काम नहीं, वो एक ही झटके में सारी की सारी खत्म हो गई। तो उन सबकी सिनर्जी नहीं बनी। सिनर्जी का मतलब है उनमें कोई समन्वय नहीं बना, क्योंकि समन्वय नहीं बन सकता जो सांघिक रचना है। समन्वय का मतलब है, सिनर्जी का मतलब है कि वो रियासतें बनी भी रहे और एक साथ भी रहे, ऐसा नहीं होता। उनका फिर मर्जर हुआ, उनका विलयीकरण हो गया भारत के अंदर। भारत गणराज्य संघ में वो सारी सारी विलीन हो गई, और उनके नाम और निशान खत्म हो गए। बस उनके नाम उनकी बिल्डिंगों के चिन्ह विन्ह पर रह गए, और जितने राजे महाराजा थे वो सारे के सारे साधारण आदमी एक वोट का मालिक बन गए। सारे के सारे एक वोट के, चाहे राजा या प्रजा, सब एक वोट का मालिक बन गए, और सारे सारे भारत के नागरिक बन गए। तो ये बात हमारे जो कानून के लोग हैं, जो जानकार हैं, ज्ञाता हैं, उनको समझ में नहीं आती। और उनको समझ में नहीं आती इसलिए हमारी आफतें ज्यादा बढ़ी हुई, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग अगर नहीं समझेंगे तो समझाएंगे किसको। और अगर कोई ज्यादा कानून ना जानता हो तो वो पुरानी जो व्यवस्था है उसको समझ सकता है, उसको जान ले। क्योंकि बुद्ध जैसे जो व्यक्ति थे, बुद्ध जैसे व्यक्ति ने कभी समन्वय नहीं किया। यानी कि जो और मतों के लोग थे, जो 62 प्रकार के मतों के लोग, उस समय 60 प्रकार के जो मतों के अलग अलग लोग थे, सबकी अलग अलग मान्यताएं थी। और मान्यताएं भी क्या थी, जिसने जितना अध्ययन किया है वो उसी को मानता था। तो बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा उनको कि आप अपने मत के साथ में इधर संघ में आ जाओ, ऐसा नहीं कहा। या तो वो लोग बुद्ध से बात करने के लिए आते थे तो तर्क और वितर्क होता था, तर्क वितर्क होता था, और जम के तर्क वितर्क होता था। और तर्क वितर्क में जो सभा और जो संघ बैठता था, वो सारे लोग मानते थे कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, और अंत में जो सही बात और प्राकृतिक बात होती थी, पक्तिक बात होती थी, नेचुरल बात होती थी, वो मानी जाती थी। और वो बात सारी बुद्ध के पास थी। तो उन लोगों से जो तर्क वितर्क करने आते थे, उनको बुद्ध के संघ में यानी भिक्खु संघ के अंदर विलय करना पड़ता था। वो अपने मान्यता के साथ नहीं आते थे, अपनी मान्यता खत्म करके फिर संघ की मान्यता को अडॉप्ट करते थे। और जो लोग बुद्ध के पास नहीं आते थे, भिक्खु संघ के पास नहीं आते थे, उनके पास बुद्ध और भिक्खु संघ लेके खुद जाते थे। वहां भी क्या करते थे,
तर्क करते थे, वितर्क करते थे। जिसको तर्क अच्छा लगे, वितर्क अच्छा कर लेंगे, वो बात को माने, और जिसको नहीं लगता हो जाए। तो इस प्रकार बुद्ध ने जितनी छोटी मोटी मान्यताओं के लोग थे, उन सबकी मान्यताओं का एक पूरा पूरा संघ बना दिया, और उसको भिक्खु संघ करके बोले। तो वहां जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश का जो संघ बना दिया, वैसे ही बुद्ध ने सारी मान्यताओं का संघ बना दिया, और संघ से ही जीते, संघ से ही सारे लोग जीते। और यहाँ भी जो देश आज तक कामयाब है, वो संघ से ही कामयाब, पूरा पूरा कामयाब है। पर ये बात हमारे जो संगठन है उनको समझ में नहीं आती। हमारे जो संगठन है, 29 लाख जो संगठन है, धम्म के हैं, यानी धम्मिक हैं, अलग अलग मतों के हैं, अलग अलग संतों के हैं। संत तो सारे जा चुके हैं, पर उनके चेलों के हैं। और यहाँ राजनीति के बहुत सारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन यहाँ लाइन लगाकर हैं, लड़कों के दल बल, आर्मी शार्मी बहुत सारे हैं। तो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बहुत सारे संगठन हैं। जो आर्थिक क्षेत्र के संगठन है वो हैं। और जो बिहार अंबेडकर भवन, मठ, टीले, आश्रम, ये सब जो बना रखे हैं, इनके अलग अलग संगठन है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, इसके अलावा अलग जो बिखरे हुए लोग हैं, उनके छोटे मोटे उनके गुट हैं, ज्यादा उनके है नहीं। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी संगठन ने बांध के रखा हुआ है, और वो इनको जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ठीक ऐसे जैसे आदमी अपनी भेड़ बकरी को लेके जाता है और 2 कुत्ते रखता है साथ में कि भेड़ बकरी इधर उधर ना हो जाए, सुबह को खोलता है उनको बाड़े से, उनको चराने लेके जाता है, और शाम को बंद कर देता है कहीं मेरी भेड़ बकरी भग ना जाए। ठीक वैसे ही इन संगठनों ने, जितने भी इनके लोग जो वहां इस उम्मीद से आए कि कुछ अधिकार हमारे बचेंगे, संविधान अधिकार बचेंगे, बच्चों को नौकरी मिलेगी, हमारे उद्धार हो जाएंगे, पर वहां ये सब उनको बाड़े में बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? इसलिए बंद कर देते हैं कि बकरी का दूध कोई और न ले जाए निकाल के, यानी जो चंदा है कोई और न ले जाए, इस डर से उनको बंद कर देते हैं। और बकरियों को पता भी नहीं, भेड़ों को पता भी नहीं कि उनको बंद किसने किया है। बस उनकी ऊन उतार लेते हैं, उनका दूध निकाल लेते हैं, और जब वो थोड़ी बहुत होती तो उनको काट के भी खा जाते हैं या बेच जाते हैं। ये बकरियों का इस्तेमाल है। वही हमारे सारे संगठन, हमारे जितने भी लोग और कार्यकर्ता हैं, उनका यही इस्तेमाल करते हैं। उनसे चंदा लेते हैं, उनसे झंडा उठवाते हैं, उनसे जयकारा लगवाते हैं, और शाम को बाड़े बंद कर देते हैं कि किसी और संगठन को जाके मत देखना, कहीं जाके देखना मत। और गलती से अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे संगठन में चला जाए और उसकी बात कोई अच्छी लगे और कहता भी है, तो उसको काट देते हैं। सीधे सीधे कहते हैं ये राजनीतिक आदमी है, ये आरएसएस का आदमी है, इसने पैसा ले लिया है, अरे ये नेता बनेगा, ये राज्यसभा में जाएगा, इसका तो ऐसा मामला है, इसका तो वैसा मामला। जितना भी कोल कपोल बात है, जितना झूठ बोल सकते हैं उतना झूठ बोलते हैं, ताकि उनकी बकरी और उनका जो भेड़ है वो भग ना जाए, क्यों दूध किसका निकालेंगे फिर। तो ये सारी सारी समस्याएं यहाँ टोटल मिला के चलती रहती हैं। और ये जितने भी संगठन हैं, ये संगठन कभी इकट्ठे बैठकर चाय भी नहीं पीते। और हम उदाहरण देखते हैं कि भारत गणराज्य संघ जब बना, जब सारे की सारी रियासतें यहाँ विलय हुई, और बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में जब फैला, जब सारे मतों को यहाँ तर्क वितर्क से जीत के बुद्ध ने एक किया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि संगठन अपना वजूद बना के अलग भी रहें और हम जीत भी जाएं? ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि अलग अलग संगठन का अगर वजूद बनाएंगे, तो जैसे रियासतें आपस में लड़ती थी, वैसे ही सारे संगठन लड़ते हैं, और वो लड़ते भी हैं चंदे के लिए, नाम के लिए, धंधे के लिए, और खूब दुनिया भर की बातें बहाने बहाने बनाते हैं। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने, कि जो भेड़ों के मालिक हैं, जो बकरियों के मालिक हैं, वो अपनी भेड़ और बकरियों को दूसरे बाड़े में जाने भी नहीं देते। कभी ऐसा ना हो कि उसी बाड़े में रह जाए और फिर लौट के ना आए। पर बुद्ध कहते हैं कि तर्क वितर्क करो, या तो खुद जाओ और जाओ। और बाबा साहब कहते हैं कि सारी रियासतें एक होंगी, तर्क और वितर्क करना है। तो ये बात हमको अच्छी तरह समझानी चाहिए, बतानी चाहिए कि भाई जितने भी लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और आजाद हैं। अगर उनके मालिक, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, जो उनके संगठन वाले आका हैं, अगर वो आपको फ्री नहीं करते हैं, तो फिर आप कभी जिंदगी में फ्री नहीं हो सकते, आजाद नहीं हो सकते। क्योंकि वो सारे लोग सांघिक स्ट्रक्चर को नहीं मानते, वो संगठन वाले स्ट्रक्चर को मानते हैं, और संगठन वाले स्ट्रक्चर का एक मालिक होता है। तो मालिक अपनी भेड़ें छोड़ता नहीं है। इसलिए सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहिए
कि आओ आके देखो, यही पस्सिक है। ये जो समर संघ है इसको आके देखो कि ये क्या समर संघ है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या चलता है क्या नहीं। किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन मत करो। समर संघ की किताब है, समर संघ का जो ग्रंथ है उसको पढ़ो, उसको देखो। और कल को ऐसा भी हो सकता है कि कोई समर संघ का ग्रंथ फर्जी छपवा दे, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ जूम पोर्टल पे आगे बात करो। अगर जूम पोर्टल पे नहीं आ सकते हो तो जो मीटिंग लगती है उसमें आगे बात करो और तर्क करो, वितर्क करो। इसलिए समर संघ के अंदर भाषण बंद कर दिए और संगतियां जो होती हैं उनमें तर्क वितर्क होता है जम के। पर तर्क वितर्क करने को भी लोग आने को तैयार नहीं है, क्योंकि तर्क वितर्क का उन्हें रिजल्ट पता है कि क्या होने वाला है, क्या कहेंगे। यहाँ जो नियम है वो बड़े मस्त नियम है। क्या नियम है? केवल समण, यानी कि जो भी कुछ है वो समण करेंगे। बाय द समण, फॉर द समण, ऑफ द समण। यानी कि समण के लिए है, समण का है और समण को है। तो समण के अलावा कोई और है नहीं। लोगों ने अपने संगठनों में, कई संगठनों में तो वमन भी घुसा रखे हैं, तो क्या जवाब देंगे। दूसरा जो नियम है यहाँ चलता है कि चंदा कभी नहीं। तो वहां तो स्टार्टिंग ही चंदे से होती है। दो आदमी बैठ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लाते हैं और सबसे पहले चंदा मांगते हैं। कहते हैं बिना चंदा कैसे होगा, और चंदा भी लाखों में करोड़ों में इकट्ठा करते हैं। कई संगठनों तो करोड़ों में इकट्ठा कर रखा है। हमें समझ में नहीं आता कि वो करेंगे क्या इस पैसे का, जब इस्तेमाल ही नहीं तो इकट्ठा क्यों करते हो। तो चंदे का धंधा नहीं होता यहाँ। यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की यहाँ यहाँ कोई जय जयकार नहीं है। यहाँ केवल संघवाद है। यहाँ ना व्यक्तिवाद है, ना परिवारवाद है, ना यहाँ कोई ऐसा जो चेहरा है वो चमकता है। तो यहाँ संघवाद चलता है। यहाँ राजनीति में जाने को मना नहीं है, संघ राजनीति में नहीं जाएगा, पर व्यक्ति जा सकता है। यहाँ पद, पोस्ट, मंच, माला, माइक नहीं है। यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है। यहाँ किसी भी हालत में कहीं ऐसा नहीं है कि मंच पे भाषण देके कोई हीरो बनता हो। यहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा है नहीं। यहाँ संघ सारे काम करता है और संघ के आदेश चलते हैं। या व्यक्ति अपना कोई आदेश चला नहीं सकता, या व्यक्ति की नहीं चलती, यहाँ व्यक्ति की कोई नहीं सुनता। अगर व्यक्ति को अपनी कोई बात कहनी है तो पहले यहाँ आए, इसका सक्रिय मेंबर बने, स्पोक बने, फिर हाउस में अपना बिल लेके आए, अपना प्रस्ताव लेके आए और उस पर हाउस बहस करेगा। बहस में पास हो जाएगा तो ठीक है, चल जाएगी, और बहस में पास नहीं हुआ तो वो गिर जाएगा। ये सारे नियम यहाँ इतने अच्छे और इतने बढ़िया पुराने समर संघ के नियम है। इसके अलावा बहुत सारे नियम है। तो उन नियमों पे कोई तर्क वितर्क करने नहीं आता, कोई बात करने नहीं आता। कारण क्या है कि इकट्ठा होना है, पर नेता बने रहना है, उनको नेता बने रहना है। और समर संघ के अंदर इकट्ठा होना है, पर संघ नेता रहेगा हमारा। संघ ही संघ का मालिक रहेगा, संघ ही संघ का नेता रहेगा। यहाँ सामूहिक नेतृत्व चलेगा, यहाँ व्यक्ति का नेतृत्व नहीं चलेगा। इसलिए उनकी पटती नहीं है, इसलिए उनको यहाँ मजा नहीं आता। इसलिए उनको लगता है कि यहाँ अगर आ गए तो जमीन पे बैठना पड़ेगा और यहाँ सबके साथ में लाइन में लगना पड़ेगा, यहाँ व्यक्ति बराबर हो जाएगा। हमारा तो स्टेटस, हम तो नेता, हम तो इतने बड़े आदमी, हम तो ये, हम तो वो, हमारा क्या होगा। ये बातें जानते हुए वो लोग यहाँ संघ में आके तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहते, क्योंकि तर्क वितर्क करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाएगी, यहाँ पता चल जाएगा कि ये लोग इकट्ठा नहीं होना चाहते। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो सारे के सारे सवाल पूछेंगे, और सवाल यही पूछेंगे कि भाई आप इकट्ठे क्यों नहीं होते। सवाल यही पूछेंगे कि 70 साल से हमारे अधिकार चले गए तो तुम कर क्या रहे थे। सवाल ये पूछेंगे कि 4 लाख एक्टिवेट संगठन है और एक ही तरह के हजारों संगठन है, तो आपस में मिलते क्यों नहीं। कोई क्या जवाब देगा? जिसको नेता बनना है, जिसको पद पोस्ट चाहिए, उसको क्या जवाब देगा, क्या नहीं देगा। पर बिना मिले, बिना इकट्ठे हुए तो बात बनेगी नहीं। इसलिए क्या करना है, देखो नेताओं का तो चांस बहुत कम है आने का। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं हम लोग नेताओं को बुलाने की। नेता आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं, कहते हैं हाँ हम इकट्ठा होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। फिर भी जो 14 अगस्त का कार्यक्रम है वो नेताओं के साथ बात करने के लिए लगाया हुआ है। वहां क्या बात होगी क्या नहीं होगी तो वक्त बताएगा। पर हमें नेताओं से ध्यान थोड़ा कम करके, और जो नेताओं के साथ लोग काम करते हैं और जो संगठनों में काम करते हैं और जो लोग सामाजिक काम करते हैं, जो जागरूक हैं, जो इकट्ठा होना चाहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और उनसे ये कहना चाहिए कि आपके जितने प्रश्न हैं, जितने प्रश्न आप उनके बुझा सको उतने आप बुझा दीजिए, और जो ना बुझते हैं उनको संग में ले आइए। तो उनको सिर्फ तर्क और वितर्क करने उनसे कीजिए, पर तर्क वितर्क करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। तर्क वितर्क करते समय, क्योंकि समर संघी के पास में लेटेस्ट और अपडेट और हाईएस्ट जानकारी होती है, सबसे ऊंची जानकारी होती है, सबसे ताजा जानकारी होती है, और आज के सिनेरियो में होती है।
ये जानकारी संगठन के लोगों के पास नहीं है, और ये कंसेप्ट है तो बहुत पुराना, पर अभी के समय उनके लिए एकदम नया है। तो उछल जाते हैं लोग, ऐसे कैसे हो सकता है, सारे संगठन छोड़ दें और फिर इसमें आ जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है, तो बिलबिला जाते हैं लोग। तो उनसे सिर्फ बात कीजिए, उनसे प्यार से पूछिए, प्यार से बताइए, अगर लगे कि बात खराब हो रही तो चुप हो जाइए। उनको यहाँ तक जूम तक लेके आइए, किसी संगति में लेके आइए, उनको श्रवण ग्रंथ दीजिए, उनसे लगातार बात करते रहिए। और श्रवण श्रवण संघ की बात बाद में बताइए, पहले उनकी सुनिए, क्योंकि हो सकता है किसी के पास में श्रवण संघ से भी अच्छा कोई प्लान हो, और श्रवण संघ से अच्छा प्लान हो तो श्रवण संघ को अडॉप्ट करने में तो एक मिनट नहीं लगती। क्योंकि हमारा तो स्लोगन है, हम तो ये कहते हैं कि या तो इसमें आ जाओ और या इसको अपने में ले जाओ। क्योंकि श्रवण संघ का कोई ईगो अहम नहीं है। जिसके पास अच्छा प्लान है और सारा संघ कहे कि हम तो यहाँ काम करेंगे, तो श्रवण संघ फिर वही है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर ना कुछ लोग काम कर रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं उन्होंने कोई नाम भी रखा है, मैं अभी एक्सपोज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खुद एक्सपोज करेंगे कभी सामने आएंगे, हालांकि उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। तो उनका जो नेतृत्व कर रहा है कोई आईएएस अफसर कर रहा है, अंडरग्राउंड है, वो काम करते हैं। पर वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लगता है कि जो वो करते हैं वो सबसे बढ़िया है। मैं भी उनका एक बार इंडक्शन कोर्स करने गया था 5-6 साल पहले। एक कोर्स था साधारण, मैंने देखा कि वो बाम सेफ के ही तरीके से काम कर रहे हैं, बस 2-4 चीजें उन्होंने बदली हैं, पर वो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से बदली है, पर सारा आइडियोलॉजी बाम सेफ का है, और वो बाम सेफ का कोई बंदा रहा होगा। तो सारा इंडक्शन कोर्स करने के बाद में हमने पैसे वैसे भरे, हुए सारे काम किए। तो मैंने पूछा कि भाई मेरे बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप बताओ कौन बुझाएगा उनको, कौन भुज्जक है। तो वहां उन्होंने मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा जी बाद में मीटिंग होगी, आप ही कराएंगे। 5 साल से मैं लगातार फोन करता रहा कि भाई मेरे कुछ प्रश्न हैं, और मैं 5 साल से वो बंदा नहीं ढूंढ पाया जो मेरे प्रश्नों के जवाब दे पाए। तो कल मेरी एक बंदे से बात हुई, मुझे लगा कि ये शायद उस टीम का आदमी है। उसने कहा हाँ जी मैं उस टीम का आदमी हूँ। तो बड़ा लर्निड आदमी है, पोस्ट वोस्ट बनाता है, बहुत बढ़िया आदमी है। 2 बार मेरी उससे बात हुई, कल मेरी फाइनल उससे बात हुई। तो मैंने कहा कि भाई 14 तारीख को उधर आइए और बैठ के बात होगी। आप तो नागपुर में भी आपका टीम काम करती है, तो आप आइए, हमें तो ये नहीं पता किससे बात करनी है। तो वो कहता है जी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है, मेरी फलाना है, मेरी ढलाना है। मैंने कहा भाई तेरी शुभकामनाओं से हमारा भला नहीं होने वाला। तेरी शुभकामनाओं लेके हम कोई कुप्पा होके फूलने वाले नहीं है। हमको तो ये बता कि तू साथ कैसे आएगा, हमको तो ये बता कि हमको साथ कैसे लेगा। ये बता, हमको ये बता कि श्रवण संघ में क्या कमी है, और नहीं तो हम बताते हैं कि तुम्हारा सिस्टम में क्या है क्या नहीं है। कह रहा जी अब तो बड़ा अपडेट कर दिया। तो फिर अपडेट का हमें क्या पता, तुम कोई बहस को आते नहीं, तुम्हारे बंद कमरे में फैसले हो जाते हैं, तुम सामने आते नहीं, तुम्हारा कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। तुमने एक प्लान बना दिया, लोगों को दे दिया, पर लोगों से अप्रूव तो करा लो उस प्लान को पहले, कि जो तुमने प्लान बनाया लोग उसको अप्रूव करते भी नहीं करते, उस पर काम कौन करेगा। तुम्हारे 4 लोग, जितने सालों से मैं देख रहा हूँ, 4 लोग कभी निकल के बाहर आए नहीं। कह रहे जी वो सब ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी मंगल कामना है। मैंने कहा तेरी मंगल कामना का मुझसे क्या फायदा होने वाला है, ये बता। तू बार बार मेरे को मक्खन लगाया जा रहा है, उसका क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग तूने इकट्ठे किए हैं और जो समर संघ के लोग हैं आपस में बैठ जाते हैं, 100 आदमी तू ले या 100 आदमी समर संघ के आते हैं, बातचीत होने ले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो बात जमेगी दोनों में, जो सारे लोग कह देंगे ये बात ठीक है, उसी में सारे सारे एक हो जाएंगे। हमको लोग एक करने हैं। कहता है जी नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ काम बड़े होते हैं, जो क्या बोलते हैं ऐसे नहीं होते, उनको ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। अरे मेरे भाई, बड़े काम का छोटे काम का तेरे पास कोई थर्मामीटर पैमाना तो है नहीं। पर मैं समझ गया बात को कि ये नहीं मिलने वाले हैं। तो आप ये मान के चलो कि जो पढ़ा लिखा आदमी और बहुत उच्च लेवल का अधिकारी है, वो संगठन चला रहा है, उसकी भी कहीं ना कोई इच्छा रही होगी, कोई नाम वाम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो यहाँ चोले पहन पहन के बहुत तरह के लोग आएंगे। पर जब आप कहोगे कि आ तर्क कर ले, वितर्क कर ले, बैठ जा, कोई भी समर संघी किसी को भी कह सकता है कि आओ 100 लोग तुम्हारे, 100 लोग हमारे। हम तो 3 घंटे इसी बात का इंतजार करते हैं कि कोई आए प्रश्न पूछे, कोई आए प्रश्न पूछे, कोई आए प्रश्न पूछे। भारत में बुद्ध के बाद में और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पार्लियामेंट में लोगों के सवालों के जवाब दिए 2 साल तक, उसके बाद में अगर आज परंपरा को कोई चालू करके रखता है तो समर संघी रखता है। पिछले 2 साल से ऊपर हो गए, और 2 साल से ऊपर हम लगातार कहते रहते सबको कि आओ आओ बहस करते हैं, आओ तर्क करते हैं, आओ वितर्क करते हैं। पर कोई आता नहीं, आता नहीं। और अब तो कई लोग फोन भी नहीं उठाते कि फिर यूं कहेगा कि तर्क कर लो, वितर्क कर लो। तो तर्क करें क्या और वितर्क करें क्या। तो कई बार तो हम मजे लेने के लिए भी फोन करते थे कि चलो इसको चढ़ाते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इसको याद दिला देंगे, वरना तो ये परेशान तो हो जाएगा। तो लोग तर्क वितर्क के नाम से परेशान हो जाते हैं। क्या तर्क करें, क्या वितर्क करें, ये समर संघ की खास बात है। इसलिए जितने भी समर संघी हैं जो यहाँ सुन रहे हैं और जो
आगे सुनेंगे वीडियो भी और देखेंगे भी, जानेंगे भी, वो अपने तर्क और वितर्क को लगातार मजबूत करते रहें। ये जो संगतियां लगती हैं उनमें आते रहें, जूम मीटिंग में आते रहें, श्रवण ग्रंथ पढ़ते रहें और लोगों को इनवाइट करते रहें, लोगों के घर जाते रहें या लोगों को घर बुलाते रहें कि आओ बात करते हैं, आओ बात करते हैं, आओ बात करते हैं। यही तरीका बुद्ध ने अपनाया था लोगों से बातचीत करने का, तर्क वितर्क करने का। और बड़े बड़े अच्छे मत वाले लोग बुद्ध के मत में शामिल हुए, मतलब श्रमण मत में शामिल हुए, जो क्योंकि बुद्ध भी महाश्रमण थे। और यही बाबा साहब ने अपनाया जब उन्होंने बहस की, और बहस करके ही वो यहाँ तक हमारे लिए कुछ ले लेके आए और तभी उन्होंने संविधान बनाने में कामयाबी पाई। और वही काम हम कर रहे हैं। जैसे बुद्ध कामयाब हुए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर कामयाब हुए, वैसे ही श्रमण संघ के सारे श्रमण कामयाब होंगे। इसी यकीन के साथ में दिन दूनी रात तरक्की करनी, हमें मेहनत करनी है और तर्क और वितर्क करना है, लोगों को इनवाइट करना है। यही पस्सी को लोगों को आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नेता सबसे पीछे रहेंगे पर बाकी लोग आ जाएंगे। आप ट्राई करके देखिए, आज तक अगर हम यहाँ पहुंचे हैं तो उसी सिद्धांत से पहुंचे हैं। हमारे पास में तर्क वितर्क और महापुरुषों की जानकारी के अलावा कुछ नहीं है। पैसे हम लेते नहीं, खाता हमारे यहाँ होता नहीं, दावत हम किसी को खिलाते नहीं, मंत्री किसी को बनाते नहीं, चुनाव हम किसी का लड़ते नहीं, हमारे पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं, हम वोट का नाम ले लेते नहीं, पैसा हमारे पास बांटने को है नहीं, पैसा हम इकट्ठा नहीं करते, प्रचार हमारा कोई चेहरे वाला होता नहीं। हमारे पास में कोई चीज नहीं है सिवाय इसके कि हम तर्क और वितर्क करके आगे बढ़ते हैं। और इसी तर्क वितर्क की पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में नए रूप में तेजी से बढ़ना है। अपना वीडियो बनाइए, अपना भाषण बनाइए, अपना पोस्ट बनाइए, अपना अखबार में छपवाइए, अपनी किताब निकालिए, अपनी किताब में छपवाइए। जो प्रचार का माध्यम आप अपना सकते हैं उससे अपनाइए। और यहाँ मेरे वक्तव्य में अगर किसी को कोई गलती लगी हो, कुछ बुरा लगा हो, तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, संघ से माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। और यहाँ आज हम बात करेंगे कि जो नागपुर के अंदर हमारा